नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर अपना जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं और सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट लिया है जीएस के अंदर वो लिया हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज एंड क्यूआईक्यूज को हम कंप्लीट करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। तो ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस और अदर एग्जाम्स जिसमें आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है ओशियन टाइड्स। आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर या कोचिंग्स के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। हम ओनली यहाँ पर क्या करेंगे, ओशियन टाइड से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, उसको हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, मॉक टेस्ट टाइप का हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। पढ़िए, और क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, आपको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द हाई टाइड एंड लो टाइड फॉर्मेशन इन द ओशियन। बोल रहा है कि ओशियंस के अंदर लो टाइड्स बनती है और हाई टाइड्स बनती है, उसका कारण क्या है, हाई टाइड्स का और लो टाइड्स का फॉर्मेशन होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सन, बी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, सी ड्यू टू द combined effect of the sun and the moon, D due to the gravitation, centripetal force and the centrifugal forces। तो आपको ये कारण बताना है कि ओशियंस के अंदर लो टाइड्स और हाई टाइड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके पीछे का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ओशियंस के अंदर टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं कॉजेज ऑफ टाइड्स, यहाँ पर लिख देते हैं कॉजेज ऑफ टाइड फॉर्मेशंस। तो आपके तो कितने कॉजेस हैं, मेनली हैं दो कॉजेस। पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग जानते हो अर्थ के ऊपर दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जीक्यूट करती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। सबसे पहला है आपका मून, पहला कौन सा है मून और दूसरा कौन सा है सन। ठीक है, तो ध्यान रखना, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ओशियंस के अंदर, अर्थ के ओशियन में क्या बनती है, टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या ये बात समझ में आई। अगर आपसे ये पूछा कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इफेक्टिव है या सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इफेक्टिव है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मून का इफेक्टिव ज्यादा है या फिर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्टिव ज्यादा है, तो आपका सही आंसर होगा मून का ज्यादा है। ध्यान रखना, किसका इफेक्ट ज्यादा है, तो मून का ज्यादा है एज कंपेयर टू सन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून और सन के द्वारा कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसका है, मून का है। कारण क्योंकि मून पास में है, मून क्या है, अर्थ के पास में है, इसलिए मून का इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू सन। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कॉजेस क्या है, तो दूसरा कॉज है आपका रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण दो फोर्सेस जनरेट होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो इसी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, ओशियंस के अंदर टाइड का फॉर्मेशन होते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मोशन करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंटर में जो फोर्स लगती है, जो सेंटर में फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उसके अगेंस्ट जो फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर आपको समझाऊं, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन है, और इसके बीच में पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर है। इसके जो सेंटर में जो फोर्स लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और इसके जस्ट सेम अगर मान के चलो यहाँ पर 2 यूनिट लग रही है, कितनी यूनिट लग रही है, 2 यूनिट लग रही है, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके अगेंस्ट ही एक फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कितनी लगेगी, वो भी 2 यूनिट ही लगेगी। ठीक है, तो जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी उसके ही
अगेंस्ट में कौन सी फोर्स लगेगी और सेम अमाउंट में लगेगी, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इस तरह इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, तो इसके अगेंस्ट कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा। कितने यूनिट, यहाँ पर है 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 यूनिट्स लगेगी। तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स मून का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सन। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, ISP 2015 के अंदर पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइड अकर इन ओशियंस एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, वही पूछा जा रहा है कि ओशियंस और सीज के अंदर क्या होता है, टाइड्स का फॉर्मेशन होता है, उसका कारण क्या है। आपको टाइड्स मतलब पता है ना, टाइड्स का मतलब होता है कि ओशियंस में या सीज में, ओशियन में समुद्र के अंदर या फिर सीज में क्या होता है, जो पानी होता है, वाटर होता है, उसका ऊपर उठना और नीचे उठना, ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऊपर लहर का आना, सिंपल सी बात है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइड कहते हैं। आप लोगों को पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो कारण क्या पूछा है, वही अकर्स का कारण पूछा है कि कॉजेस क्या है टाइड्स के होने के। तो ऑप्शन है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, थर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कौन से कॉजेस होते हैं टाइड के फॉर्मेशन के पीछे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। इजीली कर लोगे ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्प्रिंग टाइड अकर्स। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है वसंत ज्वार तब आता है। तो ऑप्शन है आपके पास, व्हेन द सन, द अर्थ एंड मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन, बी व्हेन द सन एंड द मून मेक अ राइट एंगल, सी व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, डी व्हेन द नाइट इज वेरी कोल्ड। तो आपको बताना है स्प्रिंग टाइड कब अकर होता है, मतलब स्प्रिंग टाइड कब आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप लोग जानते हो टाइड्स कितने प्रकार की होती हैं, टाइड होती है 2 प्रकार की, एक होती है स्प्रिंग टाइड और दूसरी होती है नीप टाइड, मेनली यही होती है ना। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ टाइड्स कितने प्रकार की होती हैं। टाइड्स हैं आपकी 2 प्रकार की। पहली कौन सी है, पहली है स्प्रिंग टाइड, पहली कौन सी है, स्प्रिंग टाइड। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। पहली कौन सी है, स्प्रिंग टाइड, और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी नीप टाइड, NEAP, नीप टाइड। पहली स्प्रिंग, दूसरी नीप टाइड्स। कब फॉर्मेशन होता है स्प्रिंग टाइड्स का, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग टाइड का फॉर्मेशन कब होता है, जब सन, अर्थ और मून, सन, अर्थ और मून की जो पोजीशन है वो किस पोजीशन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो। कहने का मतलब यह है कि सन यहाँ पर हो आपका सन, ठीक है, यहाँ हो आपका अर्थ, और यहाँ पर क्या है आपका मून। ये क्या है, तीनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तीनों के तीनों किस लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो अब कौन सी टाइड अकर होगी, वो होगी आपकी स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, आपने इक्लिप्स पढ़ रखे होंगे, क्या पढ़ रखे होंगे, इक्लिप्स पढ़ रखे होंगे। तो इक्लिप्स में क्या है, इक्लिप्स 2 प्रकार की होती है, एक लूनार, एक होती है सोलार। तो ये भी बोल सकते हो कि लूनार इक्लिप्स के टाइम पे और सोलार इक्लिप्स के टाइम पे स्प्रिंग टाइड्स अकर होती है। यहाँ आपने सन के फेजेस पढ़ रखे, सॉरी मून के फेजेस पढ़ रखे होंगे, न्यू मून और फुल मून। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, सन, अर्थ और मून। तो यहाँ पर सन का कौन सा फेज है ये बता दो, ये इंपॉर्टेंट है, सन का कौन सा फेज है। तो यहाँ पर है सन का कौन सा, ये है सन का फुल मून। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग टाइड है वो कब अकर होता है। ऑप्शन में हो सकता है फुल मून, न्यू मून, या फर्स्ट क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर, तो यहाँ फिर फुल मून। एक और होता है जिसको बोलते हैं न्यू मून, जिसको क्या बोलते हैं, न्यू मून कहते हैं, न्यू मून। अरे हमें वो कोई स्पेस नहीं दिख रहा, गलती हो गई। तो ठीक है, यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ है आपका सन, यह है सन, यहाँ पर आ गया आपका मून, और यहाँ पर क्या है, अर्थ। ठीक है,
ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों भी एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। आप बताओ कौन सा फेज है, मून का कौन सा फेज है, तो मून का है आपका न्यू मून, ये क्या है आपका न्यू मून फेज है। ये जब सन और मून के बीच में अर्थ आती है तो उस फेज को क्या बोलते हैं हम, फुल मून कहते हैं। और जब मून बीच में आता है किस किस के, सन के और अर्थ के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू मून फेज कहते हैं। तो ध्यान रखना आपको, फुल मून के टाइम पे और न्यू मून के टाइम पे क्या अकर होता है, स्प्रिंग टाइड अकर होती है। ये समझ में आ गया ना। फुल मून अर्थ बीच में होगी किस किस के, सन के और मून के। फुल मून कौन से होगा, स्प्रिंग टाइड होगी। जब मून बीच में आ जाएगा किस किस के, सन के और अर्थ के, जब कौन सा फेज होगा मून का, न्यू मून फेज होगा। जब क्या होगी, स्प्रिंग टाइड होगी। इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों कंडीशन में स्प्रिंग टाइड अकर्स होगी। समझ में आ गया। अब बात करते हैं नीप टाइड्स की। नीप टाइड क्या होता है, जब सन अर्थ और मून ये तीनों के तीनों राइट एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये तीनों के तीनों, एक राइट एंगल बनाते हैं। जब कौन सा, जब क्या कर होता है, जब होता है हमारा नीप टाइड। जैसे कि मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ये हो गया हमारा सन, ये क्या है, सन है, यहाँ पर मून और यहाँ पर क्या हमारा अर्थ, यहाँ पर क्या है, अर्थ है। अब क्या बनाएंगे, ये राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रेट, ये है इस तरीके से। तो जो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और ये क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो क्या है, इसी तरीके से सन अर्थ और मून ये तीनों के तीनों क्या बना रहे हैं, तीनों तीनों 90 एंगल बना रहे हैं। ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 एंगल। तो ध्यान रखना, जब सन अर्थ और मून, जब सन अर्थ और मून क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए, तो कौन सा टाइड अगर होगा, वो टाइड होगा आपका नीप टाइड, ठीक है। स्प्रिंग टाइड जब सन अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में हो। खासकर ये पूछा जाता है न्यू मून के और फुल मून के बारे में। आगे भी क्वेश्चन जब देखोगे तो ये आएगा फुल मून के टाइम पे या न्यू मून के टाइम पे, ठीक है। और नीप टाइड कब बनता है, जब सन अर्थ और मून क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए या 90 एंगल बनाए, तो कौन सा अकर होता है, नीप टाइड अकर होगा। समझ में आ गया ना, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड्स। इसको करते हैं हम इरेज। चलो ठीक है, मैं एक और तुम्हें चीज बताता हूँ, है ना। स्प्रिंग टाइड जो होगी, स्प्रिंग टाइड को हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई टाइड्स कहते हैं। और नीप टाइड को हम लो टाइड कहते हैं। लो टाइड कहते हैं, क्यों हाई टाइड क्यों कहते हैं, मान के चलो नॉर्मल टाइड से 20% हाई होती है। हाई टाइड्स क्यों कहते हैं, जो उसकी जो ऊंचाई होगी, मतलब जो ये मान के जो नॉर्मल टाइड है, रुको तो स्पेस कम पड़ रहा है यार हमारा। हाँ, यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो ये है आपका नॉर्मल टाइड और ये क्या है आपका हाई टाइड, ठीक है। ये आपका नॉर्मल, ये आपका हाई टाइड। अब ये हो रही है अकर्स, ठीक है। ये आपकी पानी का ऊपर उठ रहा है, पानी का ऊपर उठ रहा है, तो ये क्या है, नॉर्मल टाइड है। अब जो नॉर्मल टाइड से हाई टाइड 20% क्या होगी, हाई होगी। 20% क्या होगी, हाई होगी। जो जो टाइड है उसकी जो हाइट है वो कितनी हाई होगी, 20% ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल से। तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा ज्यादा होगा, 20% इसकी हाइट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइड। समझ में आ गया ना। हाई टाइड्स नॉर्मल टाइड से 20% ज्यादा, और लो टाइड्स नॉर्मल टाइड से 20% कम। समझ में आ गया। स्प्रिंग टाइड की ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। हाई टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स को हम हाई टाइड्स कहते हैं, और ये नॉर्मल टाइड से, मतलब जो स्प्रिंग टाइड्स होंगी वो नॉर्मल टाइड से 20% ज्यादा हाई होगा। और इसी तरीके से नीप टाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, लो टाइड कहते हैं। ये नॉर्मल टाइड से, जो नॉर्मल टाइड्स होती हैं उससे 20% कम होती है। समझ में आ गया ना। इसको करते हैं हम पूरा इरेज। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 बीपीएससी प्री 2005 के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़ो, द हाई टाइड इन द ओशन इज कॉज्ड बाय, वही बात है कि जो हाई टाइड है ओशंस के अंदर वो क्यों होता है। ऑप्शंस, अर्थक्वेक, बी सन, सी स्टार और डी मून। देखो मैंने आपको दो कॉजेस बताए थे, पहला ग्रेविटेशनल फोर्सेस और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ।
अब ग्रेविटेशन फोर्स के दो कारण बताए थे, एक कौन सा कारण बताया था, एक तो सन के कारण और दूसरा मून के कारण। अब यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर सन भी है और मून भी है, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, आएगा आपका मून। मून क्यों आएगा, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सन के। ठीक है, तो ध्यान रखना मून का जो ग्रेविटेशन ज्यादा है और सन का क्या है, कम है। अगर ये दोनों आते हैं तो आपको मून लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2015 के अंदर पूछा गया है। पढ़ो, स्प्रिंग टाइड अगर ऑन। देखो स्प्रिंग टाइड मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टाइड्स होती हैं दो प्रकार की। जितने ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा मेरे से सुनोगे, आप जितने ज़्यादा पढ़ोगे, उतने ज़्यादा आप लिखोगे, उतनी जल्दी आपको याद होगा और चीज़ें जल्दी जल्दी याद होगी। अब मैं फिर से आपको बताता हूँ स्प्रिंग टाइड्स के बारे में। टाइड होती है दो प्रकार की, एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड। जो स्प्रिंग टाइड होती है वो कब अकर होती है, वो अकर होती है जब सन, मून और अर्थ तीनों कैसी हो, स्ट्रेट लाइन में हो। तीनों कैसी हो, स्ट्रेट लाइन में हो। तो जब हमारी कौन सी टाइड बनेगी, जब बनेगी हमारी स्प्रिंग टाइड। ठीक है, अब ये दो प्रकार की होती है। कब कब, एक होता है फुल मून के टाइम पे, एक होता है न्यू मून के टाइम पे। एक फुल मून, एक होता है न्यू मून। ठीक है, अब और स्प्रिंग टाइड एक और चीज बताई थी, स्प्रिंग टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड को हाई टाइड्स भी कहते हैं, और ये 20% ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइड्स के कंपेयर करें, नॉर्मल टाइड के कंपेरिजन में 20% हायर होती है। समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन पढ़िए। स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन, पहला फुल मून डे ओनली, न्यू मून डे ओनली, सी द डे व्हेन द मून्स पोजीशन इज इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी फुल मून डे एज वेल एज न्यू मून डे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फुल मून कब बनता है, इस बात का ध्यान रखना, फुल मून कब बनता है, फुल मून कब बनेगा, फुल मून ध्यान रखना। फिर से आपको बता रहा हूँ, जब यह आपका सन, ठीक है, यह आपका अर्थ, जब सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में क्या होगा, मून होगा। ठीक है, जब सन और अर्थ के बीच में मून होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉरी न्यू मून होगा। ठीक है, न्यू मून कब होगा, सॉरी न्यू मून कब होगा, जब सन और अर्थ के बीच में क्या होगा, मून आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यू मून कहेंगे। समझ में आ गया ना, न्यू मून कब होगा, जब सन और अर्थ के बीच में क्या होगा, मून होगा। दूसरा होता है फुल मून। दूसरा कौन सा होता है, फुल मून। फुल मून कब अकर्स होता है, कब ये फेज में होता है, जब सन, अर्थ और लास्ट में क्या होगा, मून। मतलब मून और सन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अर्थ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फुल मून कहते हैं। ठीक, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा। समझ में आ गया ना, न्यू मून, फुल मून, इस टाइम पर क्या होता है, आपका स्प्रिंग टाइड अकर होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। एनडीए 2010 के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़ो, द इंटरवल बिटवीन द टू हाई टाइड्स इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपको बताना है दो हाई टाइड्स के बीच में, दो हाई टाइड्स के बीच में कितना इंटरवल होता है, कितना टाइम होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस 4 आवर 12 मिनट्स, 6 आवर 13 मिनट्स, सी 12 आवर 26 मिनट्स, ऑप्शन नंबर डी 24 आवर्स 52 मिनट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना 12 घंटे 26 मिनट। दो हाई टाइड्स के बीच में कितने का टाइम होगा, कितना टाइम का गैप होगा, वो होगा आपका 12 घंटा 26 मिनट का। समझ में आ रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आईएएस के प्री में पूछा जा चुका है आपसे 2009 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। द टाइडल रेंज डिनोट द, तो आपको बताना है टाइडल रेंज क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन, राइज द सी वाटर and its movement toward the coast. B, fall of the sea water and its movement toward the sea. C, rise and fall of the sea water due to the gravitation force. D, the difference between the high and low tides. तो आपको बताना है कि टाइडल रेंज डिनोट किसको करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाई टाइड्स के और लो टाइड्स के बीच में कितने का अंतर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज कहते हैं। समझ में टाइडल रेंज। मान के चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका हाई टाइड, ये क्या है, हाई टाइड है,
ठीक है, और ये है आपका लो टाइड, ये क्या है आपका लो टाइड है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल रेंज कहेंगे। समझ आएगा ना, हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल रेंज कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुका आईएएस में, तो हो सकता है आपसे फिर से पूछ लिया जाए। ठीक है, टाइडल रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया एग्जाम में, पढ़िए, हाँ, पढ़ो। द टाइड हुज हाइट आर 20% मोर देन द नॉर्मल टाइड्स आर कॉल्ड। ठीक है, मैंने अभी बताया था मैंने कि दो प्रकार के टाइड्स होते हैं, एक होता है स्प्रिंग टाइड, एक होता है नॉर्मल टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, स्प्रिंग टाइड को हम हाई टाइड भी कहते हैं और नॉर्मल टाइड से 20% ज़्यादा होती है। स्प्रिंग टाइड 20% ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। एक होती है नीप टाइड, नीप टाइड को हम लोअर टाइड्स भी कहते हैं, और ये जो नॉर्मल टाइड होती है उससे 20% क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन पढ़ो। द टाइड whose height are 20% more than normal tides are called options spring tide, neap tides, C apogeians or peregrine tides, D diurnal और semi diurnal tides। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग टाइड्स। अगर मैं यहाँ पर मोर को काट के यहाँ पर लेस लिख दूँ, क्या लिख दूँ, लेस लिख दूँ। अब क्वेश्चन पढ़ो। द टाइड whose height, ऐसी टाइड जिसकी हाइट 20% कम है नॉर्मल टाइड से, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नीप टाइड। ठीक है, कितनी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नीप टाइड कहते हैं। नीप टाइड क्या है, नीप टाइड को हम लो टाइड भी कहते हैं, नीप टाइड को हम लो टाइड भी कहते हैं। ये 20%, ये 20% कम होती है नॉर्मल टाइड से। और स्प्रिंग टाइड को हम हाई टाइड कहते हैं, स्प्रिंग टाइड को हम क्या कहते हैं, हाई टाइड कहते हैं। ये 20% ज़्यादा होती है। ठीक है, नीप टाइड 20% कम होती है नॉर्मल टाइड से कंपेरिजन में, और स्प्रिंग टाइड जिसको हम हाई टाइड कहते हैं और 20% हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइड। समझ में आ रहा है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है। पढ़ो। नीप टाइड्स आर, जो नीप टाइड्स है वो कैसी है, ऑप्शंस ए मतलब फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, सेकंड वीक, थर्ड मीडियम और फोर्थ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी मैंने बताया था नीप टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, लो टाइड्स कहते हैं, और 20% कम होती है, 20% लेस होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वीक होती है। कैसे होती है नीप टाइड, वीक टाइड्स होती है, लो टाइड्स होती है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एसएससी में पूछा जा चुका है, पढ़िए। द टाइड इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम। अच्छा, जो सीज के अंदर जो टाइड्स होती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। पहला हाइड्रोलिक एनर्जी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी, थर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फोर्थ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव थ्री फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो आपको ये बतानी है कि जो टाइड्स होती है उसके अंदर कितने प्रकार की एनर्जी स्टोर होती है, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, हाइड्रोलिक, काइनेटिक या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या फिर ये तीनों की तीनों। तो इसका सही आंसर है एकदम ऑप्शन नंबर फोर्थ। ध्यान रखना टाइड्स के अंदर कौन सी होती है, हाइड्रोलिक, काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने देखो, आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक है, तो कोई भी चीज, अब ये टाइड है, टाइड में क्या है, टाइड में एनर्जी होती है, तो उसी उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलिक एनर्जी, क्योंकि ये हाइड्रोलिक मतलब पानी होता है। तो टाइड क्या है, टाइड पानी तो है। ठीक है, काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होती है। मान के चलो मैं हूँ यहाँ पर, मैं स्टॉप हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो इसी मूवमेंट के अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है। क्या होती है, एक एनर्जी होती है, उसी को एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जो पानी है, पानी का क्या है, पानी अब लहरें जो चल रही है, ऊपर उठ रही है, नीचे उठ रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसके अंदर मोशन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक मोशन आ रहा है, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है, पानी का। तो जो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसी के अंदर क्या है, एक एनर्जी है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब मान के चलो मैं यहाँ पर चुपचाप से बैठा हुआ हूँ, आप लोग आप अपने स्कूल में
सॉरी स्कूल में कहा ठीक है, आप लोग अपनी लाइब्रेरी में बैठे हो या अपने घर में बैठे हो, अब आप जो बैठे हो वहाँ पर कौन सी एनर्जी है, उसमें आपको लग रही है पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहाँ पे एकदम एकदम बंद मतलब एकदम रेस्ट में हूँ, क्या हूँ मैं, एकदम रेस्ट में हूँ, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पर कौन सी एनर्जी स्टोर है मेरे अंदर, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, अब मूवमेंट कर रहा हूँ तो इस मोशन के अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो लग रहा है सन का और मून का, तो ये क्या है, ये तीनों की तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है किसमें, टाइड्स में, ये तीनों की तीनों एनर्जी प्रेजेंट है टाइड्स के अंदर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, इंपॉर्टेंट दिख रहा है मेरे को, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको क्या है, आपको ये बताना है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा नहीं दी गई, ठीक है। पहला है इक्विलिब्रियम थ्योरी, न्यूटन के द्वारा, बी कैनाल थ्योरी, एरी के द्वारा, सी स्टेशनरी वेव थ्योरी, विलियम्स वेवेल, डी डायनामिक थ्योरी, लैपलेस। तो आपको ये बताना है कि कौन सी थ्योरी इनकरेक्ट मैच है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेशनरी वेव थ्योरी। तो स्टेशनरी वेव थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, स्टेशनरी वेव थ्योरी दी है आर ए हैरिस के द्वारा, किसके द्वारा, आर ए हैरिस के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, स्टेशनरी वेव थ्योरी, स्टेशनरी वेव थ्योरी गिवन बाय आर ए हैरिस। तो विलियम वेवल्स के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, विलियम्स वेवेल के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। समझ में आ गया, विलियम्स वेवेल्स के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, और स्टेशनरी वेव थ्योरी किसने दी है, आर ए हैरिस के द्वारा। समझ में आ गया, स्टेशनरी वेव थ्योरी आर ए हैरिस, और विलियम्स वेवेल्स के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। समझ में आ गया, इनका भी ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम थ्योरी न्यूटन, कैनाल थ्योरी एरी, और डायनामिक थ्योरी लैपलेस के द्वारा। ओके सर, ओके है, तो यहाँ पर होता है हमारे चैप्टर खत्म। मैंने कोशिश की है जितनी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप मुझे फीडबैक दीजिए, अगर कोई मेरी टीचिंग स्टाइल के अंदर कुछ कमी हो तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को, टीचिंग स्किल को क्या कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो चलते हैं, नमस्कार।